नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और शायद कुछ मुश्किल दौर की बात करने वाले हैं। सीधे चलते हैं 15 अगस्त 1947 और उसके फौरन बाद के समय में। हाँ, वो वक्त जब भारत एक नया राष्ट्र बना। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, चैप्टर 33 चैलेंजेस बिफोर द न्यूबॉर्न नेशन, वो बताती है कि आज़ादी तो मिली, लेकिन उसके साथ ही पहाड़ जैसी चुनौतियां भी सामने आ खड़ी हुई। चुनौतियां तो थीं, और वो भी छोटी मोटी नहीं, अस्तित्व का सवाल था कई मायनों में। सही कहा। तो आज हमारा मकसद है इन चुनौतियों की तह तक जाना, गहराई से समझना, बंटवारे की वो भयानक उथल पुथल, एक बिल्कुल नई सरकार का गठन, इतनी सारी रियासतों को एक साथ लाना। और इन सब के बीच देश को जोड़े रखना, ये सब एक साथ हो रहा था। हाँ, और ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर आज का भारत खड़ा है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। जरूर, क्योंकि ये दौर सिर्फ आज़ादी के जश्न का नहीं था, जैसा आपने कहा। ये बहुत कठिन फैसले लेने का, बहुत सारे संकटों से जूझने का भी वक्त था। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे वो सीमाएं खींची गईं, कैसे छोटे बड़े संसाधनों का बंटवारा हुआ, और कैसे एक बिल्कुल नए राष्ट्र ने अपनी पहचान बनाने की, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। इसमें कई परतें हैं, कई पहलू हैं जिन्हें समझना वाकई जरूरी है। बिल्कुल। तो शुरुआत करें आज़ादी के पहले दिन से। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। वो 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, संविधान सभा का वो ऐतिहासिक सत्र। जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। वो पल ही अपने आप में कितना महत्वपूर्ण था। और फिर पंडित नेहरू का वो भाषण, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। सच में, जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। उन शब्दों में एक उम्मीद थी, एक विजन था। बिल्कुल। और फिर अगली सुबह 15 अगस्त 1947, लाल किले पर नेहरू जी द्वारा वो पहला ध्वजारोहण, वो तस्वीरें इतिहास बन गई। हाँ, वो एक नए युग का आगाज था, लेकिन जश्न के साथ ही सरकार बनाने का काम भी जोरों पर था। हाँ, तो पहली सरकार का गठन कैसे हुआ? प्रधानमंत्री तो नेहरू जी बने। उनके पास विदेश मामले और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे अहम विभाग थे। जी, और उप प्रधानमंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके पास गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण और रियासतों का मामला था, जो उस वक्त शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। अच्छा, गवर्नर जनरल कौन थे तब? आज़ादी के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल बने रहे कुछ समय के लिए। उनके बाद पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी, यानी राजा जी। और वो कब तक रहे? वो 26 जनवरी 1950 तक रहे, जब भारत गणतंत्र बना और संविधान लागू हुआ। अच्छा, और फिर पहले राष्ट्रपति? पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, अब बात करते हैं उस पहली कैबिनेट की। नेहरू और पटेल के अलावा और कौन-कौन थे प्रमुख मंत्री? ये जानना जरूरी है कि शुरुआत में किस तरह का नेतृत्व था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जैसा मैंने कहा, कोशिश थी कि एक व्यापक प्रतिनिधित्व। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल। जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। अच्छा। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बनी। पहली कैबिनेट में अकेली महिला थी। हाँ, ये भी एक अहम बात है। आर.के. षणमुखम चेट्टी वित्त मंत्री थे। और खास बात यह कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कांग्रेस के मुखर आलोचक रहे थे। हाँ, ये दिखाता है कि नेहरू और पटेल मतभेदों के बावजूद योग्यता और जरूरत को प्राथमिकता दे रहे थे, खासकर संविधान निर्माण के संदर्भ में। हालांकि अंबेडकर जी ने बाद में इस्तीफा दे दिया था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी थे। जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। वो हिंदू महासभा से जुड़े थे। वो कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे, लियाकत नेहरू पैक्ट के विरोध में। तो ये एक तरह की राष्ट्रीय सरकार बनाने की कोशिश थी। हाँ, कह सकते हैं। उसमें एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, मोहनलाल सक्सेना थे। कुल मिलाकर 17 सदस्य थे शायद। अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग विचार। ये दिखाता है कि शुरुआती चुनौती कितनी बड़ी थी कि सबको साथ लाने की जरूरत महसूस की गई। सही है। अब आते हैं उन चुनौतियों पर जिनका आपने जिक्र किया। इन्हें थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आपने तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक चुनौतियों की बात की थी। हाँ, बिल्कुल। मतलब कुछ काम तो ऐसे थे जो फौरन करने हैं, जिनके बिना गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। जैसे सबसे पहले तो, जैसा मैंने कहा, रियासतों का भारत में विलय। 550 से ज्यादा रियासतें थीं। उन्हें समझा बुझाकर या जैसे भी हो भारत का हिस्सा बनाना था।
ये पटेल जी का बड़ा काम था। हाँ, वो तो अपने आप में एक महाकाव्य है। और फिर बंटवारे के कारण जो भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, उन्हें तुरंत रोकना था। लाखों लोग इधर से उधर जा रहे थे, उनकी जान माल की सुरक्षा करनी थी। और जो 60 लाख के करीब शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे, उनका पुनर्वास, मतलब उन्हें बसाना, रोजगार देना। हाँ, ये बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी और प्रशासनिक चुनौती थी। इसी से जुड़ा था भारत में रह रहे मुसलमानों और पाकिस्तान जा रहे हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा का सवाल। माहौल बहुत खराब था। और पाकिस्तान के साथ रिश्ते? बिल्कुल, एक नया पड़ोसी बना था जिसके साथ बंटवारा बहुत कड़वाहट भरा रहा था। तो पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति ना बनने देना, ये भी एक तत्काल जरूरत थी। और कम्युनिस्ट विद्रोह की बात भी थी। हाँ, खासकर तेलंगाना जैसे इलाकों में कम्युनिस्ट पार्टी का सशस्त्र विद्रोह चल रहा था, उसे भी संभालना जरूरी था। ये तो हो गई तत्काल जरूरतें। मतलब ये सब वो आग थी जिसे तुरंत बुझाना था। सही कहा। फिर थी मध्यम अवधि की चुनौतियां, यानी अगले कुछ सालों के लक्ष्य। हाँ, जैसे देश के लिए एक नया संविधान बनाना। ये काम संविधान सभा कर रही थी। फिर उस संविधान के आधार पर एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था खड़ी करना, जिसमें नियमित चुनाव हों, नागरिक अधिकार हों। बिल्कुल, पहले आम चुनाव कराना। और एक बड़ा काम था कृषि क्षेत्र में सुधार, खासकर जमींदारी जैसी सामंती व्यवस्थाओं को खत्म करना। ये तो बहुत बड़े बदलाव थे। हाँ, ये देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदलने वाले कदम थे। और फिर थीं दीर्घकालिक चुनौतियां, जिनका असर लंबे समय तक रहना था। जी, जैसे राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। इतने विविध देश को एक साथ रखना हमेशा एक चुनौती रहती है। फिर आर्थिक विकास की गति तेज करना और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना। ये लक्ष्य तो आज भी जारी हैं। सही बात है। अच्छा, वो जो स्वतंत्र का अधिनियम था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसने भी तो कुछ मुद्दे तय कर दिए थे ना बंटवारे के लिए। हाँ, बिल्कुल, उस एक्ट ने ही बंटवारे का फ्रेमवर्क तय किया था। उसमें कहा गया था कि पंजाब और बंगाल का बंटवारा कैसे होगा, सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा, जो सिविल सेवाएं थीं उनका विभाजन कैसे होगा, और सेना और उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। ये सब काम बहुत जल्दी करने थे। तो अब आते हैं सीमाओं के निर्धारण पर। रैडक्लिफ बाउंड्री अवार्ड, ये नाम सुनते ही विवाद और दर्द याद आता है। हाँ, ये प्रक्रिया बहुत ही दुखद और विवादास्पद रही। पहले तो पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं ने वोट करके तय किया कि प्रांत का बंटवारा होगा या नहीं। दोनों जगह मुस्लिम बहुल और गैर मुस्लिम बहुल जिलों के प्रतिनिधियों ने अलग अलग वोट किया। और नतीजा बंटवारे के पक्ष में गया। हाँ, तो फिर क्षेत्र और जनसंख्या का बंटवारा हुआ। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में गया, पूर्वी पंजाब भारत में। इसी तरह पश्चिमी बंगाल भारत में रहा और पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बन गया। लेकिन इस बंटवारे ने दोनों तरफ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक छोड़ दिए। यही तो सबसे बड़ी त्रासदी थी। अनुमान है कि बंटवारे के वक्त पाकिस्तान वाले हिस्से में करीब 2 करोड़ गैर मुस्लिम, हिंदू और सिख रह गए, और भारत वाले हिस्से में करीब 4.2 करोड़ मुसलमान। इनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल बन गई। और फिर आई बाउंड्री कमीशन की बात। अध्यक्ष थे सर सिरिल रैडक्लिफ। इनके सामने क्या चुनौतियां थीं? चुनौतियां ही चुनौतियां थीं। पहली तो समय की कमी। उन्हें सिर्फ 6 हफ्ते दिए गए थे ये तय करने के लिए कि हजारों किलोमीटर लंबी सीमा कहां से गुजरेगी। सिर्फ 6 हफ्ते? इतने बड़े और जटिल काम के लिए? हाँ, ये बिल्कुल नाकाफी था। दूसरी बड़ी चुनौती थी कि रैडक्लिफ को भारत का कोई खास अनुभव या ज्ञान नहीं था। वो पहले कभी भारत आए भी नहीं थे। ये तो अजीब बात है। अजीब ही नहीं, ये दिखाता है कि अंग्रेज कितनी जल्दी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना चाहते थे। कमीशन को पुराने, अक्सर गलत नक्शों और 1941 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ा, जो पूरी तरह सटीक नहीं थे। तो सीमा निर्धारण के आधार क्या थे? क्या सिर्फ धर्म ही देखा गया? नहीं, ऐसा नहीं था। मुख्य आधार तो धार्मिक जनसांख्यिकी ही था, यानी कहाँ मुस्लिम बहुमत है और कहाँ गैर मुस्लिम। लेकिन इसके अलावा नदियों की सीमाएं, मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों जैसे तहसील, आर्थिक ज़रूरतें जैसे किसी इलाके का बाजार कहाँ है, कनेक्टिविटी, सड़कें, रेलवे लाइनें, और खासकर पंजाब में नहर प्रणाली, इरिगेशन कैनाल्स का ध्यान रखना था। नहरें पंजाब के लिए बहुत जरूरी थी। बिल्कुल, खेती के लिए जीवन रेखा। लेकिन इन सब कारकों को इतने कम समय में संतुलित करना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से सिखों की भी अपनी मांगें थीं। वो चाहते थे कि उनके पवित्र स्थल और ज्यादातर आबादी भारत में रहे, जिससे मामला और उलझ गया।
और कहा जाता है कि राजनीतिक दबाव भी बहुत था। हाँ, तर्कसंगत आधार पर फैसले लेने के बजाय राजनीतिक विचारों का प्रभाव ज्यादा रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही अपने अपने हिसाब से दबाव बना रहे थे। और जैसा मैंने कहा, 1941 की जनगणना भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं थी। और फिर वो रिपोर्ट जारी करने में देरी वाली बात। माउंटबेटन ने जानबूझकर 15 अगस्त के बाद रिपोर्ट जारी की। हाँ, ये बात कई इतिहासकार मानते हैं। रिपोर्ट शायद 12 अगस्त तक तैयार थी, लेकिन माउंटबेटन ने उसे रोक लिया। शायद वो नहीं चाहते थे कि आज़ादी के जश्न के माहौल में सीमाओं की घोषणा से होने वाली हिंसा की सीधी जिम्मेदारी अंग्रेजों या उन पर आए। वो चाहते थे कि अब ये भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों की जिम्मेदारी हो। ये तो जिम्मेदारी से भागना हुआ। बिल्कुल, ये ब्रिटिश सरकार का एक तरह से असंवेदनशील रवैया दिखाता है। वॉल्टर रीड और पर्सिवल स्पियर जैसे विद्वानों ने भी इस पर लिखा है कि देरी और पूरी प्रक्रिया कितनी दोषपूर्ण थी। और इस सब का नतीजा हुआ भयानक हिंसा। दंगे कहाँ-कहाँ सबसे ज्यादा हुए? सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके वही थे जो रैडक्लिफ लाइन के आसपास पड़ते थे, खासकर पंजाब में, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब दोनों तरफ। यहाँ हिंसा का रूप बेहद क्रूर था। हजारों हत्याएं, बलात्कार, महिलाओं का अपहरण, घरों और फसलों को जलाना। ये तो दिल दहला देने वाला है। हाँ, दोनों तरफ हथियारबंद गिरोह बन गए थे। सिखों और हिंदुओं के जत्थे मुसलमानों पर हमले कर रहे थे और मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड्स और दूसरे मुस्लिम गुट हिंदुओं और सिखों पर। शरणार्थियों से भरी ट्रेनों पर हमले आम हो गए थे। जो ट्रेनें लाशों से भरी हुई एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचती थीं, उनकी कहानियां आज भी सिहरन पैदा करती हैं। मौतों का आंकड़ा क्या था, कुछ अंदाजा है? सटीक आंकड़ा तो मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर अनुमान 1,80,000 से 2 लाख लोगों के मारे जाने का है। कुछ अनुमान इससे कहीं ज्यादा भी बताते हैं। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। बंगाल में स्थिति कैसी थी? वहां भी बंटवारा हुआ था? बंगाल में भी हिंसा हुई, लेकिन पंजाब की तुलना में काफी कम। इसका एक बड़ा कारण महात्मा गांधी थे। वो उस समय कलकत्ता में ही थे और उन्होंने दंगे रोकने के लिए अनशन किया और शांति मार्च निकाले। उनके प्रयासों का काफी असर हुआ। लेकिन दिल्ली, बिहार, संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश में भी तो हिंसा हुई थी। हाँ, हुई थी। दिल्ली में भी शरणार्थियों के आने के बाद तनाव बढ़ा और हिंसा हुई। बिहार और यूपी में भी दंगे हुए। इन जगहों पर भी गांधी जी के बाद के उपवासों का कुछ असर पड़ा शांति लाने में। इतनी भयानक हिंसा और मौतें क्यों हुई? प्रशासन क्या कर रहा था? क्या कोई बाउंड्री फोर्स नहीं बनाई गई थी? बनाई गई थी। एक स्पेशल पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई गई थी मेजर जनरल रीस की कमांड में, जिसमें भारतीय सेना की मिलीजुली टुकड़ियां थीं। लेकिन ये पूरी तरह नाकाम रही। क्यों नाकाम रही? कई कारण थे। एक तो ये फोर्स खुद ही सांप्रदायिक आधार पर बंट गई थी। हिंदू और सिख सैनिक मुस्लिम दंगाइयों पर कार्रवाई करने से हिचकिचाते थे और मुस्लिम सैनिक हिंदू सिख दंगाइयों पर। दूसरा, नेहरू और पटेल ने यह फैसला किया था कि ब्रिटिश सैनिकों का इस्तेमाल आंतरिक सुरक्षा या दंगों को रोकने के लिए नहीं किया जाएगा। वो चाहते थे कि आज़ाद भारत की सरकार अपनी समस्याओं से खुद निपटे। लेकिन क्या उस वक्त ये फैसला सही था? इस पे बहस होती है। शायद अनुभवी ब्रिटिश टुकड़ियां स्थिति को बेहतर संभाल सकती थीं। साथ ही बहुत सारे अनुभवी ब्रिटिश अधिकारी भारत छोड़कर जा रहे थे, जिससे प्रशासन और पुलिस व्यवस्था भी कमजोर पड़ गई थी। तत्कालीन कमांडर इन चीफ जनरल लॉकहार्ट का भी मानना था कि बाउंड्री फोर्स अपर्याप्त थी और उसे सही राजनीतिक समर्थन और निर्देश नहीं मिले। तो मतलब एक तरह का प्रशासनिक और राजनीतिक वैक्यूम बन गया था, जिसने हिंसा को और भड़कने दिया। हाँ, बिल्कुल। और नफरत का माहौल तो पहले से ही तैयार किया जा चुका था। रैडक्लिफ लाइन ने बस उस बारूद में चिंगारी का काम किया। अब बात करते हैं संसाधनों के बंटवारे की। ये भी तो एक बड़ा मुद्दा रहा होगा। सिविल सेवकें, पैसा, सेना, सब कुछ बांटना था। हाँ, ये भी कोई आसान काम नहीं था। पहले बात करते हैं नागरिक सरकार के विभाजन की। इसके लिए एक विभाजन परिषद, पार्टीशन काउंसिल बनाई गई, जिसके अध्यक्ष खुद गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। और काम कैसे होता था? रोजमर्रा के काम के लिए एक संचालन समिति थी, स्टीयरिंग कमेटी, जिसमें भारत की तरफ से एच.एम. पटेल और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली थे। इन्होंने ही सारे नियम कायदे तय किए। सिविल सेवकों का क्या हुआ? उन्हें चुनने का मौका मिला? हाँ, जो मौजूदा सिविल सेवक थे उन्हें विकल्प दिया गया कि वो भारत में सेवा देना चाहते हैं या पाकिस्तान में। करीब 1,60,000 कर्मचारियों ने इस विकल्प का इस्तेमाल किया और उनका स्थानांतरण हुआ। आईसीएस अधिकारियों के लिए क्या नियम थे? उनके लिए नियम थोड़े अलग थे। जो यूरोपीय आईसीएस अधिकारी थे
उन्हें तो रिटायर होने या अपनी सेवाएं समाप्त करने का विकल्प दिया गया मुआवजे के साथ। जो भारतीय आईसीएस अधिकारी थे उन्हें भारत या पाकिस्तान चुनने का विकल्प मिला। ठीक है, अब आते हैं वित्त के विभाजन पर। पैसे का बंटवारा, ये तो हमेशा ही मुश्किल होता है। और यहाँ तो बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण था, खासकर नकदी शेष और सार्वजनिक ऋण के बंटवारे को लेकर। पाकिस्तान की क्या मांग थी? पाकिस्तान चाहता था कि आज़ादी के समय सरकार के पास जो कुल नकदी थी उसका 1/4 यानी 25% हिस्सा उसे मिले। उनका तर्क था कि आबादी और क्षेत्र के हिसाब से ये उनका हक बनता है। और भारत का क्या कहना था? भारत इस पर सहमत नहीं था। उसका तर्क था कि बंटवारा सिर्फ नकदी का नहीं बल्कि देनदारियों यानी कर्ज का भी होना चाहिए। भारत तुरंत इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं था। और वो स्टर्लिंग बैलेंस वाला क्या मामला था? हाँ, वो एक और बड़ा मुद्दा था। विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारत से काफी सामान और सेवाएं ली थीं, जिसके बदले उसे भारत को बड़ी रकम चुकानी थी। ये पैसा ब्रिटेन के पास भारत के स्टर्लिंग बैलेंस के रूप में जमा था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने इसमें से अपने हिस्से की मांग की। कितनी रकम थी ये? पाकिस्तान का हिस्सा लगभग 55 करोड़ रुपए यानी 550 मिलियन बनता था। भारत शुरू में ये पैसा देने में आनाकानी कर रहा था। क्यों? पैसे की कमी थी? पैसे की कमी से ज्यादा बड़ा कारण था कश्मीर। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबाइलियों के जरिए कश्मीर पर हमला करवा दिया था। भारत सरकार का मानना था कि ऐसे समय में पाकिस्तान को पैसा देना उसके युद्ध प्रयासों में मदद करने जैसा होगा। और यहीं पर गांधी जी का अनशन आता है। हाँ, बिल्कुल। गांधी जी दिल्ली में थे और सांप्रदायिक दंगों से बहुत दुखी थे। उन्हें लगा कि भारत सरकार पाकिस्तान के साथ अन्याय कर रही है, उसका हक रोक रही है। उन्होंने जनवरी 1948 में अनशन शुरू कर दिया। उनकी कई मांगे थीं, जिनमें से एक ये भी थी। जी, उनकी मुख्य मांग तो दिल्ली और भारत में सांप्रदायिक शांति बहाल करना था। लेकिन एक प्रमुख मांग ये भी थी कि भारत सरकार पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए तुरंत दे। और सरकार पर दबाव पड़ा। जबरदस्त दबाव पड़ा। आखिरकार कैबिनेट ने फैसला किया कि पैसा पाकिस्तान को दिया जाएगा। गांधी जी ने तब अपना अनशन तोड़ा। क्या इस घटना का गांधी जी की हत्या से कोई संबंध माना जाता है? हाँ, ये एक विचार है। कुछ कट्टरपंथी हिंदू समूह गांधी जी से पहले ही नाराज थे। उन्हें लगता था कि वो मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। इस अनशन और पाकिस्तान को पैसा दिलवाने की घटना से उनकी नाराजगी और बढ़ गई। नाथूराम गोडसे, जिसने गांधी जी की हत्या की, उसने अपने बयान में इस बात का जिक्र भी किया था कि गांधी जी का ये अनशन पाकिस्तान के पक्ष में था। ये तो बहुत ही दुखद मोड़ था। हाँ, अब बात करते हैं रक्षा कर्मियों और उपकरणों के विभाजन की। सेना का बंटवारा कैसे हुआ? हाँ, ये भी बहुत संवेदनशील मामला रहा होगा। इसके लिए एक संयुक्त रक्षा परिषद जॉइंट डिफेंस काउंसिल बनाई गई थी, जिसके सुप्रीम कमांडर थे फील्ड मार्शल औचिन्लिक। औचिन्लिक पहले भारत के कमांडर इन चीफ थे। बंटवारे का सिद्धांत क्या था? सिद्धांत ये था कि जिन रेजिमेंट्स या यूनिट्स में सिर्फ एक समुदाय जैसे मुस्लिम या गोरखा के लोग थे, उन्हें उसी हिसाब से पाकिस्तान या भारत को सौंपा जाएगा। जो मिलीजुली यूनिट्स थीं, उनमें सैनिकों को अपनी मर्जी से देश चुनने का विकल्प दिया गया। उपकरणों का बंटवारा भी मोटे तौर पर इसी अनुपात में होना था। क्या ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चली? नहीं, इसमें भी काफी मतभेद और दिक्कतें आईं। खासकर उपकरणों के बंटवारे को लेकर पाकिस्तान की शिकायतें थीं कि उसे उसका पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा। मतभेद उतने बढ़ गए कि संयुक्त रक्षा परिषद को उम्मीद से पहले ही नवंबर 1947 के अंत में भंग कर दिया गया। और ब्रिटिश सैनिक कब वापस गए? ब्रिटिश सैनिकों की वापसी अगस्त 1947 में ही शुरू हो गई थी और आखिरी टुकड़ी फरवरी 1948 तक भारत से चली गई थी। तो ये बंटवारे की प्रक्रिया हर स्तर पर काफी जटिल और तनाव भरी रही। बिल्कुल। प्रशासनिक, वित्तीय, सैन्य, हर पहलू में चुनौतियां थीं। और इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच वो दुखद घटना हुई, 30 जनवरी 1948, गांधी जी की हत्या। हाँ, दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में जाते समय नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पूरे देश के लिए एक भयानक आघात था। यकीनन। पंडित नेहरू ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और हर तरफ अंधेरा है। वो शब्द आज भी उस गहरे शोक को व्यक्त करते हैं। सरदार पटेल ने भी लोगों से शांति की अपील की थी। हाँ, उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बदला लेने की न सोचें और गांधी जी के शांति और अहिंसा के संदेश का पालन करें।
देश में शोक की लहर थी, लेकिन शुक्र है कि कोई बड़ी जवाबी हिंसा नहीं हुई। गोडसे का तर्क क्या था? उसने ऐसा क्यों किया? जैसा मैंने पहले कहा, गोडसे और उसके साथी मानते थे कि गांधी जी हिंदुओं के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं और मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। उनका मानना था कि बंटवारे के लिए गांधी जी जिम्मेदार हैं और उनका आखिरी अनशन पाकिस्तान को पैसा दिलाने वाला भी देश विरोधी था। इस हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हाँ, 4 फरवरी 1948 को सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। कारण क्या बताया गया? सरकार का मानना था कि देश में जो दक्षिणपंथी उग्रवाद और नफरत का माहौल फैला है, उसमें आरएसएस जैसी संस्थाओं की भूमिका है। पंजाब की हिंसा में भी कुछ आरएसएस कार्यकर्ताओं की कथित संलिप्तता की बातें थीं और गांधी जी की मृत्यु के बाद कुछ जगहों पर मिठाई बांटने जैसी अफवाहें भी फैली थीं, जिसने सरकार के शक को और बढ़ाया। नेहरू जी का विचार था कि इस तरह की सांप्रदायिक विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। ये प्रतिबंध कब हटा? ये प्रतिबंध लगभग 1.5 साल बाद जुलाई 1949 में हटाया गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। क्या शर्तें थीं? शर्तें ये थीं कि आरएसएस भविष्य में सिर्फ सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रहेगा, किसी भी तरह की हिंसा या गोपनीयता का त्याग करेगा, भारत के संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निष्ठा रखेगा और अपना संगठन लोकतांत्रिक तरीके से चलाएगा। आरएसएस ने इन शर्तों को माना, जिसके बाद प्रतिबंध हटा लिया गया। ठीक है, अब वापस आते हैं उस बड़ी चुनौती पर जिसका आपने पहले जिक्र किया था, शरणार्थियों का पुनर्वास। ये शरणार्थी शब्द अपने आप में कितना भार लिए हुए है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये लोग विस्थापित थे, अपनी मर्जी से नहीं आए थे। बंटवारे ने उन्हें अपना घर-बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर अनजाने भविष्य की ओर धकेल दिया था। ये कोई व्यवस्थित जनसंख्या का आदान प्रदान नहीं था, जैसा कि कभी-कभी सोच लिया जाता है। दोनों देशों की सरकारें इसके लिए तैयार नहीं थीं। तो भारत सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया? सरकार ने तुरंत एक आपात समिति यानी इमरजेंसी कमेटी ऑफ द कैबिनेट बनाई और एक अलग राहत और पुनर्वास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का गठन किया। काम बहुत बड़ा था। लाखों लोगों के लिए तुरंत रहने की जगह, खाना, कपड़े और चिकित्सा सहायता का इंतजाम करना था। और फिर उन्हें स्थायी रूप से बसाना भी था। हाँ, वो अगला और ज्यादा मुश्किल चरण था। एक बड़ा मुद्दा था निष्क्रांत संपत्ति का, यानी वो जमीन जायदाद जो मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। सरकार ने इस संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले लिया ताकि इसे पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को आवंटित किया जा सके। क्या ये योजना सफल रही? पूरी तरह नहीं, इसमें बहुत कानूनी और प्रशासनिक दिक्कतें थीं। संपत्ति का मूल्यांकन करना, दावेदारों की पुष्टि करना और फिर उसका आवंटन करना, यह सब बहुत जटिल था और इसमें भ्रष्टाचार और पक्षपात की भी शिकायतें आईं। पूर्वी पंजाब में पुनर्वास कैसे हुआ? पूर्वी पंजाब में सरकार ने बड़े पैमाने पर काम किया। पहले तो बड़े बड़े अस्थायी शिविर लगाए गए, जैसे कुरुक्षेत्र में। फिर शहरी और ग्रामीण शरणार्थियों के लिए अलग-अलग योजनाएं बनी। किस तरह की योजनाएं? जो लोग शहरों से आए थे, उन्हें छोटे उद्योग शुरू करने या व्यापार करने के लिए कर्ज, अनुदान और ट्रेनिंग दी गई। दुकानें और मकान बनाने में मदद की गई। जो किसान थे, उन्हें जमीनें आवंटित की गई। साथ ही खेती के औजार, बीज और बैल खरीदने के लिए कर्ज दिया गया। नए शहर और कॉलोनियां बसाई गईं। लेकिन क्या ये मदद सबको बराबर मिली? नहीं, इसमें काफी असमानता थी। जाहिर है, जिनके पास पहले से कुछ संसाधन थे या जिनके राजनीतिक संपर्क थे या जो ज्यादा पढ़े लिखे थे, उन्हें शायद ज्यादा फायदा मिला। वर्ग और जाति के आधार पर भी फर्क देखा गया। लेकिन कुल मिलाकर पंजाब में पुनर्वास का काम काफी हद तक सफल माना जाता है, भले ही उसमें कमियां रही हों। बंगाल की स्थिति इससे अलग थी? हाँ, बंगाल में मामला ज्यादा जटिल और लंबा खिंचने वाला साबित हुआ। पंजाब में जहां ज्यादातर आबादी का स्थानांतरण 1947-48 में ही हो गया, बंगाल में ये प्रक्रिया कई सालों तक रुक रुक कर चलती है ही। ऐसा क्यों? इसके कई कारण थे। शुरू में जो लोग पूर्वी बंगाल पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल भारत आए, वो ज्यादातर उच्च जाति के पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग थे, जिन्हें भद्र लोग कहा जाता था। वो शहरों में आकर बस गए। और किसान वर्ग?
किसान और निम्न जाति के हिंदू शुरू में वहीं रुक गए, लेकिन 1949 के अंत और 1950 की शुरुआत में जब खुलना जैसे इलाकों में हिंसा भड़की, तब बड़ी संख्या में किसानों का पलायन शुरू हुआ। और इसका असर पश्चिम बंगाल पर क्या पड़ा? जब ये गरीब किसान बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल आए तो यहाँ संसाधनों पर दबाव बढ़ा और स्थानीय आबादी के साथ तनाव पैदा हुआ। इसके कारण पश्चिम बंगाल में भी कुछ मुस्लिम विरोधी दंगे हुए। और इसकी प्रतिक्रिया पूरी पाकिस्तान में हुई? हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ। पश्चिम बंगाल की घटनाओं की खबर जब पूर्वी पाकिस्तान पहुंची तो वहां बड़े पैमाने पर हिंदू विरोधी हिंसा भड़क उठी। नतीजा ये हुआ कि 1950-51 के दौरान लाखों और हिंदू शरणार्थी बनकर भारत आ गए। अनुमान है कि 1951 तक पूर्वी पाकिस्तान से करीब 15 लाख हिंदू शरणार्थी भारत आ चुके थे। क्या भारत सरकार ने इन्हें भी उसी तरह मदद दी जैसे पंजाब के शरणार्थियों को? शुरू में नहीं। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच इस बात पर काफी समय तक मतभेद रहा कि इन्हें शरणार्थी माना जाए या नहीं और इनकी जिम्मेदारी किसकी है। पंजाब की तुलना में बंगाल के शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास मिलने में ज्यादा देर लगी और वो शायद उतना व्यापक भी नहीं था। इसी पृष्ठभूमि में वो दिल्ली समझौता या लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था? हाँ, बिल्कुल। अप्रैल 1950 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करना, शरणार्थियों की समस्या का हल निकालना और खासकर बंगाल में बिगड़ती स्थिति को संभालना। इस समझौते में क्या प्रावधान थे? इसमें कई बातें थीं, जैसे दोनों देश अपने अपने यहाँ अल्पसंख्यक मामलों के लिए एक एक मंत्री नियुक्त करेंगे, दंगों की जांच के लिए आयोग बनाए जाएंगे, हर प्रांत में अल्पसंख्यक आयोग बनेंगे। दोनों देशों ने अपने कैबिनेट के एक एक मंत्री को दूसरे देश के प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए भेजा ताकि विश्वास बहाली हो सके। एक अहम प्रावधान अपहरित महिलाओं, अबडक्टेड विमेन को बरामद कर उनके परिवारों तक पहुंचाने का भी था। क्या ये समझौता सफल रहा? दुर्भाग्य से ये समझौता जमीनी स्तर पर ज्यादा सफल नहीं हो पाया। ये अल्पसंख्यकों, खासकर पूर्वी बंगाल के हिंदुओं के मन में विश्वास बहाल करने में नाकाम रहा। पलायन पूरी तरह रुका नहीं और जो शत्रु संपत्ति घोषित करने का मुद्दा था वो भी बाद में रिश्तों में कड़वाहट का कारण बना। इस समझौते की आलोचना भी हुई थी। हाँ, भारत में ही इसकी काफी आलोचना हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय नेहरू कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने इस समझौते के विरोध में इस्तीफा दे दिया। उनके साथ एक और मंत्री केसी नियोगी ने भी इस्तीफा दिया। मुखर्जी का क्या तर्क था? उनका मानना था कि ये समझौता पाकिस्तान पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त दबाव नहीं डालता। उन्होंने एक वैकल्पिक प्रस्ताव भी दिया था कि दोनों देशों के बीच आबादी का पूरी तरह से व्यवस्थित आदान प्रदान होना चाहिए, खासकर पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के बीच। लेकिन नेहरू इस विचार के सख्त खिलाफ थे क्योंकि ये भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के विपरीत होता। तो शरणार्थियों को भारत में कहाँ-कहाँ बसाया गया? कुछ प्रमुख केंद्र बता सकती हैं? हाँ, पश्चिमी पाकिस्तान यानी पंजाब और सिंध से आए शरणार्थी मुख्य रूप से दिल्ली, जैसे लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, पटेल नगर जैसी कई कॉलोनियां बसाई गई। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कुछ हद तक यूपी और राजस्थान में बसे। सिंधी शरणार्थी ज्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र, खासकर बॉम्बे के पास उल्हासन नगर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बसे। और पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले? वो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और कुछ हद तक बिहार और उड़ीसा में बसे। बाद के वर्षों में कुछ बंगाली शरणार्थियों को दंडकारण्य, मध्य भारत और अंडमान द्वीप समूह में भी बसाया गया। तो ये पुनर्वास एक बहुत बड़ी और देशव्यापी प्रक्रिया थी। बिल्कुल। अब एक और अहम पहलू पर आते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और आज़ादी। आपने शुरू में कम्युनिस्ट विद्रोह का जिक्र किया था। उनका आज़ादी के प्रति क्या नजरिया था? ये एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल कहानी है। आज़ादी के वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) का रुख काफी उलझन भरा था। कैसे? देखिए, जब हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ सितंबर 1948 में, तो वहां निजाम के खिलाफ चल रहा किसानों का तेलंगाना आंदोलन भी एक नए मोड़ पर आ गया। इस आंदोलन में कम्युनिस्टों की बड़ी भूमिका थी। पहले कांग्रेस और कम्युनिस्ट कुछ हद तक निजाम के खिलाफ साथ थे, लेकिन विलय के बाद ये गठबंधन टूट गया। तो सीपीआई का आज़ादी के बारे में आधिकारिक रुख क्या था? दिसंबर 1947 में सीपीआई ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें इस आज़ादी को नकली या झूठी बताया गया। उनका मशहूर नारा था,
ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। झूठी क्यों? उनका क्या तर्क था? उनका मानना था कि ये सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ अंग्रेजों से भारतीय बुर्जुआ वर्ग, पूंजीपति वर्ग और सामंती ताकतों, जमींदार, राजे रजवाड़े के हाथ में हुआ है। नेहरू सरकार को वे साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म का सहयोगी मानते थे, न कि वास्तव में स्वतंत्र। और फिर उनकी दूसरी कांग्रेस हुई कलकत्ता में। हाँ, फरवरी-मार्च 1948 में कलकत्ता में सीपीआई की दूसरी पार्टी कांग्रेस हुई। यहाँ एक नई, ज्यादा आक्रामक राजनीतिक थीसिस अपनाई गई। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय सरकार ही मुख्य दुश्मन है और अब एक आम क्रांति का समय आ गया है। ये बीटी रणदिवे लाइन कहलाती है। हाँ, उस समय पार्टी के महासचिव बीटी रणदिवे थे और उनकी इस लाइन के तहत मजदूरों, किसानों और उत्पीड़ित मध्य वर्गों को साथ लेकर एक जनवादी गणराज्य, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। तो क्या उन्होंने हथियार उठा लिए? हाँ, इस थीसिस के बाद पार्टी ने कई जगहों पर हिंसक विद्रोह और हड़तालों को बढ़ावा दिया। तेलंगाना आंदोलन तो पहले से ही हिंसक था। पश्चिम बंगाल में किसानों का तेभागा आंदोलन फिर से तेज हुआ। कलकत्ता और दूसरे औद्योगिक शहरों में हड़तालें और संघर्ष हुए। सीपीआई को ऐसा क्यों लगा कि क्रांति का सही समय आ गया है? उनके इस आकलन का आधार क्या था? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो शायद उन्होंने वर्ग संघर्ष को सांप्रदायिक नफरत से ज्यादा अहम मान लिया। उन्हें लगा कि बंटवारे और आजादी के बाद जो मोहभंग की स्थिति है, उसे क्रांतिकारी दिशा दी जा सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय कारण भी थे। हाँ, बिल्कुल। उस समय एशिया में कम्युनिस्ट आंदोलन काफी सफल हो रहे थे। चीन में माओ त्से-तुंग जीत के करीब थे। मलाया, बर्मा, इंडोनेशिया, वियतनाम में भी कम्युनिस्ट विद्रोह चल रहे थे। शायद उन्हें लगा कि भारत भी उसी लहर का हिस्सा बन सकता है। और रूस का क्या प्रभाव था? सोवियत संघ में आंद्रे ज़डानोव ने एक थीसिस पेश की थी, जिसमें दुनिया को दो कैंपों में बटा बताया गया था। एक साम्राज्यवादी अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा शांतिवादी सोवियत संघ के नेतृत्व में। इस थीसिस ने भी शायद भारतीय कम्युनिस्टों को नेहरू सरकार को दुश्मन खेमे में देखने के लिए प्रेरित किया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा का भी कुछ कहना है इस पर? हाँ, गुहा जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सीपीआई ने कांग्रेस से लोगों के मोहभंग को गलत समझा। उन्हें लगा कि ये मोहभंग क्रांति के लिए तैयार जमीन है, जबकि ऐसा था नहीं। आम जनता उस समय शायद स्थिरता और शांति ज्यादा चाहती थी। तो ये रणनीति सफल क्यों नहीं हुई? कई कारण थे। एक तो यह आंदोलन ज्यादातर स्थानीय स्तर पर ही सिमटे रहे, उन्हें देशव्यापी जन समर्थन नहीं मिला। दूसरे, भारत सरकार ने बहुत सख्ती से कार्रवाई की। जैसे हैदराबाद में निजाम के खिलाफ तो कार्रवाई हुई ही, पुलिस एक्शन, लेकिन उसके बाद वहां कम्युनिस्ट विद्रोह को भी कुचल दिया गया। पश्चिम बंगाल में सीपीआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जैसे कानूनों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और पार्टी के अंदर भी सब ठीक नहीं था? नहीं, पार्टी के अंदर भी रणनीति को लेकर गहरे मतभेद उभर आए। कुछ लोग रणदिवे की शहरी मजदूर क्रांति वाली लाइन से सहमत नहीं थे। वे चीन की तरह ग्रामीण किसान क्रांति, जिसे चीनी लाइन कहा गया, के पक्ष में थे। कुछ रूसी लाइन के समर्थक थे। इस अंदरूनी कलह ने भी पार्टी को कमजोर किया। और कोई बड़ी हड़ताल भी असफल हुई थी? हाँ, मई 1949 में सीपीआई ने एक अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन वो बुरी तरह असफल रही। इससे पार्टी की साख को और धक्का लगा। तो नेतृत्व पर सवाल उठने लगे? हाँ, बिल्कुल। सितंबर 1950 में अजय घोष, एस.ए. डांगे, एस.वी. घाटे जैसे वरिष्ठ नेताओं ने एक दस्तावेज जारी कर रणदिवे की नेतृत्व वाली लाइन की कड़ी आलोचना की और उसे वामपंथी भटकाव, लेफ्ट डिविएशन करार दिया। और फिर पार्टी ने अपनी नीति बदली? हाँ, आखिरकार अक्टूबर 1951 में फिर से कलकत्ता में सीपीआई की तीसरी विशेष पार्टी कांग्रेस हुई। यहाँ नीति में एक बड़ा बदलाव किया गया। तेलंगाना आंदोलन को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया और क्रांति का रास्ता छोड़ दिया। हाँ, हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़कर दूसरे दलों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा, यूनाइटेड फ्रंट बनाने और चुनावी राजनीति में भाग लेने का निर्णय लिया गया। और सरकार ने भी नरमी दिखाई? जी, सरकार ने भी सीपीआई पर से प्रतिबंध हटा लिया और पार्टी ने 1951-52 के पहले आम चुनाव में हिस्सा लिया।
ये एक तरह से सीपीआई का सशस्त्र विद्रोह के रास्ते से संवैधानिक लोकतंत्र के रास्ते पर आने का प्रतीक था। तो ये थी कम्युनिस्ट पार्टी की कहानी आज़ादी के फौरन बाद। हाँ, जो दिखाती है कि नई सरकार को सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी चुनौतियों से भी निपटना पड़ रहा था। तो हमने देखा कि 1947 के बाद भारत के सामने चुनौतियों का कैसा पहाड़ खड़ा था। हाँ, मतलब भौगोलिक रूप से देश बंट गया था, प्रशासनिक ढांचा बनाना था, समाज बंटवारे के जख्मों से जूझ रहा था, अर्थव्यवस्था बिखरी हुई थी, एक व्यवस्था का निर्माण, सैकड़ों रियासतों को एक करना और साथ ही साथ कम्युनिस्ट जैसे आंतरिक विद्रोहों से निपटना, ये सब कुछ एक साथ एक ही समय पर हो रहा था। इन शुरुआती संघर्षों, इन चुनौतियों को समझना आज के भारत को समझने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इस पूरी चर्चा से साफ होता है। हाँ, क्योंकि यही वो नींव के पत्थर हैं जिन पर बाद की नीतियां बनी, जिन पर देश का विकास टिका। ये हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सही कहा। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए कि इतनी कठिनाइयों, इतने विभाजनों, इतनी हिंसा और अविश्वास के माहौल के बावजूद वो कौन से तत्व थे, वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने आखिरकार भारत को उन शुरुआती बेहद नाजुक सालों में बिखरने से बचा लिया और एक साथ जोड़े रखा? हाँ, ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद इसका जवाब हमारी साझा संस्कृति, नेतृत्व की दूरदर्शिता, लोकतंत्र में विश्वास या शायद कुछ और। इस पर विचार करने लायक है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।